सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कोल्हापुर विरासत के पूर्वी राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों, आदिवासियों, राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले वामसेफ, DS4, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही मैं बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और हमारी मान्या बहन जी को कोटि कोटि आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं के, गरीब कार्यकर्ता को इस देश के सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा में सांसद बना के बैठाया, उसके हमारे बहन जी को कोटि कोटि आभार भी व्यक्त करता हूं। और आज हम सबके क्रांति सूर्य, जिन्होंने इस देश के अंदर हजारों साल की गुलामी के जीवन को खत्म करने के लिए शिक्षा की रोशनी की तरफ ले जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्मदिन पर आप सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। और इसी दिन सत्ता के अंदर आज इतिहास लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने तेवर में आ गई और आज सत्ता के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने महात्मा ज्योतिबा फूले जी के जन्मदिन पर पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन भी करके आज दिखा दिया। और आज इस पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन में मैं देख रहा, आज पार्टी ज्वाइन करने वालों की तादाद रुकने का नाम नहीं ले रही। तमाम मेरे साथी, क्या पिछड़े समाज से थे, चाहे वो समाज से थे, चाहे वो दलित समाज से थे, चाहे कुछ हमारे अग्रे भाई वो भी थे। और तमाम पार्टियों ने, इन तमाम पार्टियों को, किसी ने कांग्रेस को छोड़ा, किसी ने बीजेपी को छोड़ा और आज बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे को पकड़ लिया। और ये सच्चाई भी है, और इस सच्चाई को जितनी जल्दी हम मान ले तो अच्छा रहेगा हमारा। ये नीला झंडा, हाथी निशान, यही तुम्हारे सम्मान को बचा के रखने वाला है और हमें मानना भी पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि पूरे देश के अंदर किस तरह का माहौल चलाया जाता है। आज आपकी नौकरियां खत्म की जा रही, संविधान खतरे में है, आज आरक्षण खतरे में है, आज डेमोक्रेसी खतरे में है आज। और इन चीजों से जो मेरा बहुजन समाज सामने बैठा हुआ है, आज इनको पुष्टि का नसीब हुई है कि बाबा साहब की देन महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की। और महात्मा ज्योतिबा फूले साहब ने ही 1882 में हिल्टन कमीशन के सामने कहा था, इस देश के अंदर शिक्षा फ्री होनी चाहिए। और ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्हीं की बातों को हमने जमा करते हुए संविधान में लिख दिया, इस देश के अंदर शिक्षा फ्री होनी चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर बैठी सरकारें
शिक्षा फ्री नहीं करना चाहती। और शिक्षा फ्री क्यों नहीं करना चाहती, इसका सीधा जवाब कोई नहीं चाहती कि बहुजन समाज के लोगों में से कलेक्टर पैदा हो जाए, पुलिस कमिश्नर पैदा हो जाए, इंजीनियर पैदा हो जाए, डॉक्टर पैदा हो जाए। कोई नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज से हमेशा मजदूर पैदा हो, और इसीलिए बैठी सरकारें हमारे अधिकारों को मारने का काम करती हैं। और ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो एकमात्र काम करेंगे, हम बाबा साहब के संविधान को लागू करना, एकमात्र बात है। और आज तक इस देश के अंदर बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा, उस संवैधानिक बातों को 60% संवैधानिक बातों को आज तक लागू नहीं किया, आज तक लागू नहीं किया। अगर संविधान में लिखी सारी बातों को लागू कर दिया जाए तो इस देश से ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद, अमीरी गरीबी, ये सब खत्म हो जाए। लिखा हुआ है आर्टिकल 15 लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि देश के अंदर जाति, धर्म, जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये संविधान में लिखा हुआ है। रीवा के अंदर एक सिमरिया विधानसभा पड़ती, मैं करीब 2 साल पहले उधर गया। वहां दलित समाज के साथ साकेत समाज के परिवार में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और किसी ने बताया गया कि वो कुर्सी पे बैठे थे। अपने घर के अंदर कुर्सी बैठना गुनाह होगा, और इसलिए उनको मौत के घाट उतार दिया। उसी रीवा के अंदर मजदूरी मांगने पर एक दलित समाज के हाथ काट दिए, उसी रीवा के अंदर। और यही नहीं, ये तमाम घटनाएं पूरे देश के अंदर होती, पूरे प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में होती। आपके पास में सिवनी पड़ता, सिवनी के अंदर आदिवासियों को, भाइयों को रात में 12 बजे गौरक्षक लोग खींच के ले जाते हैं, घर से खींच के ले जाते हैं रात को 12 बजे, और उन्हें आदिवासी भाइयों को पीट पीट के मारा, रात को 12 बजे पीट पीट के मारा। जब हमारी थी टीम उधर पहुंची, हमारे साथ उधर के साथी बंदेवार जी, वहां बंदेवार जी भी थे, और हमारे तमाम साथी बालाघाट से, आसपास से लोग आए हुए थे। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि उस तो छोड़ दीजिए, 1 किलो अनाज घर में। उसके बाद 3 दिनों से भूखी बैठी, 3 दिनों से। कहां चले? तो बोली डर के मारे सब लोग भाग गए। हम कहते तुम क्यों नहीं गए? कि हम बूढ़े हैं, हमें कौन ले जाए। हमने पूछा खाना खाया नहीं खाया? 3 दिन से खाना नहीं खाया। कोई डर के मारे, वहां इतना हालत खराब था, डर के मारे इतना माहौल बनाया गया कि उस गांव के आदिवासी गांव से लोग निकल कर नहीं आए, चुपचाप दूर से बैठे अपने अपने घरों में देखते थे। हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने घर से निकल के आए और उस घटना के बारे में बात करें। इतना डर का माहौल मध्य प्रदेश की सरकार ने बना रखा। और ये नहीं, नीमच के अंदर आप सबको पता हो, एक आदिवासी को ट्रक में बांध के खींचा गया और उसकी मौत हो गई। आप सबको पता, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ छिपने वाला नहीं। और ये नहीं, आपको पता भी नहीं होगा, इसी सतना के अंदर 6000 बच्चों को कुपोषण है। 6000 बच्चों को
खाना नहीं मिला और खाना नहीं मिलने की वजह से उन्हें कुपोषण हो गया, उनकी ग्रोथ रुक गई, उनकी बढ़ोतरी रुक गई, वो बीमारी हो गई, इसे बोलते हैं कुपोषण। प्रदेश के अंदर लंबे समय से बीजेपी की सरकार बैठी है और बीजेपी की सरकार होने के बाद भी, ये मेरा नहीं, सरकार के लोगों को कहना है कि मध्य प्रदेश में 16 लाख बच्चों को कुपोषण है। मानी 2 वक्त के टाइम पे रोटी नहीं मिलती, भूखे पेट सोना पड़ता है बच्चों को, खाना नहीं नसीब होता है। दलित के बच्चों को, आदिवासियों के बच्चों को, तमाम पिछड़े समाज के गरीब बच्चों को खाना नसीब नहीं होता और इसकी वजह से कुपोषण हो चुका है, बीमारी हो चुकी है। लेकिन प्रदेश की सरकारें आपके लिए काम नहीं करती हैं। प्रदेश की सरकारें धंधा सेठों के लिए काम करती हैं और इसीलिए आप सब लोगों को तय करना पड़ेगा कि आखिर चाहते क्या चाहते हैं आप कि बाबा साहब ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उसी संवैधानिक अधिकारों की वजह से आज हम कुर्सी बैठे हुए हैं। हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी सपना देखते हैं कि अच्छे कपड़े पहनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और आज ये संविधान और संवैधानिक अधिकार हमारे खतरे में, और कौन बचाएगा आपके संवैधानिक अधिकार? भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख केंद्र की नौकरियां खत्म कर दी। 10 लाख लिखा पढ़ी में उसने दिया है कि 10 लाख वैकेंसी बाकी है, लेकिन भर्ती नहीं करते, बिल्कुल भर्ती नहीं करना चाहते, आउटसोर्सिंग करना चाहते, बाहर की कंपनियों से आदमी लेबर लेना चाहते हैं और उस कंपनियों में आपके लिए कोई जगह नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं। कि आप सोचिए आपके बच्चे वहां कंपनियों में भर्ती हो जाए और जहां आपने बताया कि आपके बेटे का नाम कोल है, जहां लिखा पटेल है, जहां लिखा कुशवाहा, जहां लिखा साकेत, जहां लिखा सत्तावी, जहां लिखा अहिरवार, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी आपके बच्चों को नौकरी। और नौकरी कौन सी मिलेगी? कहेंगे मेरे घर में टॉयलेट साफ करने की नौकरी खाली, ऑफिस की साफ सफाई के लिए नौकरी खाली करो, ट्रेन में अटेंडेंट, टॉयलेट साफ करो, लोगों के बिस्तर साफ करो, ट्रेन में झाड़ू लगाओ, इसकी नौकरी खाली। आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। बाबा साहब ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया, पूरे जीवन भर संघर्ष किया, अपने लिए संघर्ष नहीं किया। संघर्ष में इस मिशन मूवमेंट के काम में मेरा परिवार तो शहीद हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में करोड़ों बच्चों का आवाज इंतखाबात हो जाएगा, इसलिए संघर्ष किया। और कभी भी वो जगह नहीं, कभी भी कदम उनके पीछे नहीं है। तमाम मुश्किलों से, तमाम झंझाटों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं और हम सबको इस देश के अंदर मान सम्मान दिला सकेंगे। आज उन्हीं की बदौलत हम सब कुर्सी पर बैठने का अधिकारी हैं, बने कि नहीं बने। अगर बाबा साहब ने नहीं दिया होता, या बाबा साहब ने संविधान नहीं दिया होता, तो क्या एक दलित, क्या पिछड़ा, क्या आदिवासी कुछ कर पाता? आपके सामने देखिए, इधर बैनर लगा हुआ और उस बैनर में लिखा हुआ विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गए और वित्त बिना शूद्र उदास हो गया और शूद्र गुलाम हो गया। और शूद्र कौन थे? ये सोचने की बात है कि शूद्र कौन था। कुछ लोग हो सकते हैं आज पैसे वाले बन गए, उनके पास बड़ी जमीनें हो गई, फार्म हाउस हो गए, फैक्ट्रियों में पत्थरों की सप्लाई कर दी, तो क्या वो आगे बढ़ गए? क्योंकि गारंटी है कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या उनके बच्चों के साथ भी गलत काम नहीं होगा? वही गारंटी है। गारंटी आपको अगर कोई देता है तो बाबा साहब का संविधान देता है और उसी संविधान को बचाने की जंग है। ये नीला झंडा हाथे निशान अपने संविधान को बचाने की जंग लड़ता है। और ऐसे नहीं, आपको याद होगा
अमरोहा के अंदर एक रैली थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम संविधान की समीक्षा करें। बात बोली कि हम संविधान की समीक्षा करें, तो मानव श्रीकांत राम साहब ने तुरंत आगाज कर दिया और कहा संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान। आप हमारे संविधान को छेड़छाड़ करोगे तो यह हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर आप हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ करोगे तो हमें बर्दाश्त नहीं है। और आज इस संविधान खतरे में है, आज आरक्षण खतरे में है और आज संवैधानिक अधिकार खतरे में है। और ये कैसे बचेंगे? इसको कैसे बचाएंगे आप? आपके नेता मैं दावे के साथ में कहता हूं, खुला चैलेंज करता हूं, मध्य प्रदेश से भी तमाम एमपी दलित समाज से भी आते कि नहीं आते? तमाम लोकसभा में एमपी दलित समाज और तमाम कई सारे एमपी आपके राज्यसभा से निकल मेरी समझ से एक सपना से भी राज्यसभा से एमपी जाते कि नहीं जाते? और रीवा से जाते, यहाँ नहीं रीवा से जाते। तमाम पिछड़े समाज के भी एमपी हैं, उत्तर प्रदेश में भी और यहां भी। आओ मिलते हैं और एक दुख बोलते हैं, दर्द बोलते हैं। पिछड़े समाज के एमपी बोलते हैं बीजेपी में तो है लेकिन हमारी चलती कुछ नहीं। सही कह रहा हूं मैं आपसे, उनका ये दर्द है कि हम बीजेपी में है, कांग्रेस में है, लेकिन हमारी चलती कुछ नहीं। और आप बताइए कौन सा एमपी आपका, कौन सा दलित, कौन सा आदिवासी, कौन सा पिछड़े समाज का एमपी आपके रिजर्वेशन की बात करता है पार्लियामेंट में? एक का भी नाम बताइए मुझे। किसी ने कोई आवाज निकाली आज तक? अगर मेरा संविधान खतरे में है तो अच्छा नहीं होगा। कोई बोलता है क्या? कोई बोलता है कि इलेक्टर एंट्री के जरिए आपने 361 पोस्टें भर दी? कोई बोलता है क्या? लेटर एंट्री के जरिए आईएएस बनाए जाते हैं और आईएएस कौन बनता है? आपके बच्चे आईएएस नहीं बन सकते। वहां आईएएस बनते हैं धन्ना सेठों के बच्चे, वो आईएएस बनते हैं, आप नहीं बन सकते। कोई बोलता है क्या? किसी मंत्री ने आज पिछड़े समाज के मंत्री ने, चाहे लोकसभा का मंत्री हो, केंद्र सरकार का मंत्री भी यहां होगा, क्या कभी बोलते सुना आपने कि हमारे अधिकारों के साथ में हनन हो रहा? कभी आपने सुना है कि वो पिछड़े 27% रिजर्वेशन ओबीसी को यहां मिलना चाहिए? कभी किसी ने बोला है आज तक? और किसी ने बोला हो तो बताइए। पिछड़े समाज के लोग बैठे हैं, नहीं बैठे? यहां बैठे नहीं बैठे? लोग बैठे, तमाम लोग बैठे, आदिवासी समाज के भी लोग बैठे हुए, लेकिन कोई नहीं बोलता। 27% रिजर्वेशन भी आज ओबीसी के बच्चों को मध्य प्रदेश में नहीं मिलता। और यही नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार ने ईडब्ल्यूएस के नाम पर तमाम उल्टा सुल्टा अरान फरान की पता है कहां की बदलाव निकाल के कर दिया। मैंने ओबीसी का नौकरी कम कर दी, एससी की नौकरी कम कर दी, एसटी की नौकरी कम कर दी, लेकिन ईडब्ल्यूएस के नाम पर तमाम उल्टी पुल्टी भर्तियां उन्होंने कर दी। कोई सुनने वाला नहीं है। व्यापक घोटाला हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, कोई सुनने वाला है क्या? कोई सुनने वाला? कितने घोटाले यहां होते हैं और कितने अत्याचार मध्य प्रदेश में होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अत्याचार दलितों के साथ में होते हैं या आदिवासियों के साथ में। ये ऐसा नहीं है कि ओबीसी के बच्चों के साथ में नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल जतारा आपको पड़ता है टीकमगढ़ में जतारा पड़ता है। वहां कुशवाहा समाज के बेटे के साथ में बलात्कार हुआ और उसका मर्डर हो गया। भिंड की बात करिए आप, भिंड के अंदर 2 महीने पहले एक बघेल समाज के बेटे के साथ में बलात्कार हुआ और उसका मर्डर हो गया। ये एग्जाम्पल मैं आपको
एक सागर में भी हुआ। सागर लोधी समाज से, सागर में लोधी समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसका मर्डर हुआ। समझ लीजिए। और सीधी में घटनाएं घटी, सीधी में घटना घटी। ये मत सोचिए किसी भी घटनाएं दलित आदिवासी की बहु बेटों के साथ नहीं होती। आज ये दलित या आदिवासी, ये पिछड़ा और गरीब सर्व समाज का गरीब जो भी प्रताड़ित होता है, ऐसा नहीं है। सर्व समाज का जो गरीब है, आपस में चारों लोग मिल करके ये नीला झंडा हाथी निशान पूरी ताकत के साथ में थाम दी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। और ये नहीं, आज एक खबर आई, अभी कल परसों रिसर्च हुआ और रिसर्च में कहा आईआईटी, आईएम और तमाम बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, उसमें 19,000 बच्चों ने पढ़ाई को छोड़ दिया। 19,000 बच्चे। क्यों छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा कि वो पढ़ाई में कमजोर थे। 19,000 बच्चों के साथ में जातीय ऊंच नीच की भावना बढ़ा दी गई, जाति भेदभाव किया। इसलिए वहां पर आईआईटी जैसे आईआईटी, आईएम, एम्स, तमाम बड़ी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज के अंदर 19,000 बच्चों ने, एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों ने पढ़ाई को छोड़ दिया। सरकार क्यों? सरकार नहीं क्यों? सरकार को फायदा होगा। एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे छोड़ के चले गए तो इनकी जगह भी और ले लेगा, धंधा साइड पर चलेगा, ठेकेदार का बच्चा लेगा, आपके बच्चे नहीं लेगा, आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, कोई फर्क नहीं। ये सरकारें जो बैठी हुई है, चाहे केंद्र में बैठी है चाहे प्रदेश में बैठी, आज एक डबल इंजन की सरकार कहते नहीं कहते, वो लोग बड़े शान से बोलते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार, बोला नहीं बोला। और आज इन्हीं के डबल इंजन की सरकार में जनता डबल परेशान, डबल परेशान। ऊपर वाले ही परेशान करते हैं, नीचे वाले ही परेशान करते हैं। और अभी ये सीधी घटना घटी, याद आ गया। सीधी में लड़का था अमित प्रजापति, याद है नहीं याद? याद है नहीं याद? एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली। ये किसी की? और किसी ने की? टीचर कहता था कि तू प्रजापति है, तू दलित है, तू पढ़ के क्या है? आज भी ऐसा भेदभाव होता है। आज भी, आज आपको जगने की जरूरत है और अपने वोटों को समझने की जरूरत है और बाबा साहब को 3 बातों को याद करने की जरूरत है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संतृप्त रहो। ये 3 बातें बाबा साहब ने अपने मंत्र में दी हमारे लिए और आपके लिए। और 2 बातें और बोले, आगे बताओ। शिक्षित बनो के नाम पर बाबा साहब ने कहा, मेरा ये बहुजन समाज जो है, जो हजारों साल से इस देश के अंदर गुलामी का जीवन जीता है, गुलाम बनकर राज देश, और उस गुलामी की जंजीरों को अगर तोड़ने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया, हमको आजाद कर दिया और कहा कि मेरे बच्चों में आपको मान सम्मान से रहना है तो मेरे बच्चों आपको शिक्षित बनना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहा। शिक्षित बनना पड़ेगा। अगर आपके घर में 2 वक्त की रोटी है तो आप 1 वक्त की रोटी खाना, लेकिन अपने संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और बहुजनों का जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही तुम्हारा जीवन है। और तब तक संघर्ष करना है जब तक बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके कदम न चूम ले, तब तक मेरे बच्चों आपको संघर्ष करते हैं। और तीसरी बात बाबा साहब ने कही कि मेरे बच्चों संगठित रहो, एक हो जाओ। अगर आप अलग अलग रहोगे तोड़ लिए जाओगे, इस देश में गुलाम दोबारा बना लिए जाओगे और आप ताकत बन जाओ।
और संकित हो जाओगे तो इस देश की दिल्ली के गद्दे पर राज करने का काम है। और जिस दिन तुम दिल्ली की गद्दी पे बैठोगे उसी दिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ सब पड़ेगा। जब आप राजा बन जाएंगे तो अत्याचार भी खत्म हो जाएगा। कोई ऊंच नीच की भावना आपसे नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति कितना गुंडा बवाली हो, आपके बहू बेटने की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख सकता, क्योंकि राजाओं की बेटियों की तरफ आंख उठा करके नहीं देखता। और यही बात बाबा साहब ने कही, जाओ मेरे बच्चों, आपको राजा बनने के लिए मैंने आपको हथियार दिया है और उस हथियार का नाम है वोट का हथियार। बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाती है, गांव गांव बाबा साहब की मूर्ति लगती है, शहर में लगती है, चौड़पड़ा में लगती है। और बाबा साहब की मूर्ति में साफ दो तरह के मैसेज होते हैं। बाबा साहब के बाएं हाथ में संविधान होता है और दाहिने हाथ में उंगलियों का इशारा होता है। बाबा साहब ने कहा कि मेरे बहुजन समाज के बच्चों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक आप मेरे बच्चों अपने संविधान की रक्षा आप हो करनी। और मेरे बच्चों, मुझे कभी भी मरा हुआ मत समझो। जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक मैं आप सबके बीच में जिंदा रहूंगा। आज बाबा साहब। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही, संगठित रहो। उसी में बाबा साहब ने कहा, इशारे से कहा कि मेरे बच्चे जाओ, कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमांसिपेशन। जाओ मेरे बच्चे पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। और जिस दिन आपने उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लिया उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। उसे शक्ति का मंदिर बोलते हैं। हम लोग बहुजन समाज के लोग उसे टेंपल आप बैठे बैठे वहां से करते हैं। वही नियम बन जाएगा, वही कानून बन जाएगा, खजाना भी खुल जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन वहां पहुंचना पड़ेगा। बाबा साहब बात भली बात जानते थे कि देश आजाद हो जाएगा और देश आजाद होने के बाद भी जो दलित है, जो आदिवासी है, जो ओबीसी है, ओबीसी कहीं और से नहीं आया। जो पहले का जो संविधान था उसमें से ओबीसी निकल गया। ओबीसी एक कोलकाता का जो गवर्नर था, ओबीएच के नाम से ओबीसी अलग किया गया, माने कि सारे के सारे अदर बैकवर्ड में से ही कुछ लोग शेड्यूल कास्ट में चले गए, माने कि शेड्यूल बनाई गई, लिस्ट बनाई गई, उसे शेड्यूल बना दिया गया, शेड्यूल कास्ट बना दिया। जो बच गए उन्हें अदर बैकवर्ड बोल दिया गया, माने कि अदर बैकवर्ड। ये अभी उस शेड्यूल की श्रेणी में नहीं है, इसलिए ओबीसी कहीं और नहीं आया, ये उन्हीं में से निकल गया। इसे कहते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड का। इसे बाबा साहब ने ही नाम दिया, किसी और ने नाम नहीं दिया। तो ओबीसी के बच्चों को भी अगर देश के अंदर आज संविधान के जरिए आरक्षण मिलता है, ओबीसी के बच्चे अगर आज देश के अंदर कलेक्टर बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, पुलिस अधीक्षक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो वो भी देव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, उन्हीं की है ये, वरना बच्चे कैसे बनते। आज देखिए मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के लोग 27% रिजर्वेशन के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो रिजर्वेशन कहां से आया? रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट था संविधान में किसने लिखा? इसके पीछे भी कहानी। 25 अप्रैल 1948 को ओबीसी महासभा ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लखनऊ बुलाया और बाबा साहब वहां पर पहुंचे और बाबा साहब के सामने ओबीसी के बच्चे इस देश में कैसे मान सम्मान के साथ मिले, उन्हें कैसे सम्मान मिलेगा। तब बाबा साहब ने कहा कि मैंने तो आप लोगों को बुलाया था, जब साइमन कमीशन आया हुआ तो आप लोगों को बुलाया था मैंने, लेकिन आप लोग नहीं आए। लेकिन आप परेशान ना होइए, आप मेरे बड़े भाई हैं और हम आपके छोटे। कोई ना कोई व्यवस्था संविधान में मैं करके जाऊंगा जिससे ओबीसी के बच्चों को इस देश में हमेशा मान सम्मान मिलता है। और ये भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि दलितों के साथ